डॉक्टर संजय कुमार, प्राचार्य मथुरा सिंह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय छपरा। मेरे बीएड के प्रशिक्षु बीएड सेकेंड ईयर के लिए मैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर का मैं 5वीं यूनिट जो है उसमें सांख्यिकी का जो पोर्शन दिया हुआ है उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और कहीं भी कोई अगर समस्या होती है तो उसे पुनः मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके हर एक चैप्टर की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि सांख्यिकी जो कि मापन मूल्यांकन हो, अनुसंधान हो, उसकी रीढ़ है और आधुनिक समय में चाहे वो उद्योग जगत हो या व्यापार जगत हो या शिक्षा क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि बिना सांख्यिकी के वो चल सकता है। तो सर्वप्रथम ये जाने कि सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संख्याओं का या गणनाओं का विज्ञान है। इसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर दूं कि इसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और यह लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना हुआ है तथा जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द से बना हुआ है और यह इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से बना हुआ है। इन सभी शब्दों का अर्थ होता है स्टेट या राज्य। प्राचीन समय में सभी राज्य अपने सैनिकों का लेखा जोखा, अपने धन का लेखा जोखा, अपने जनसंख्या का लेखा जोखा रखने के लिए जो भी एक व्यवस्था गणना की बनाते थे उन्हीं से सांख्यिकी की उत्पत्ति मानी जाती है। और फिलहाल आधुनिक समय में जो सांख्यिकी है या उसका जो विस्तार क्षेत्र है उसको लेते हुए हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, क्योंकि इसके विभिन्न विद्वानों इसकी परिभाषाएं भी दी हैं। और जैसा कि उन परिभाषाओं को तो मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान इसलिए है कि यह व्यवस्थित, जैसे विज्ञान का है कैसे अध्ययन करता है, किसी भी समस्या का व्यवस्थित और एक निश्चित क्रम में उसका अध्ययन करता है। उसी तरह से यह विभिन्न तरह से जो प्रदत्त हैं, जो आंकड़े हैं, जो कि अनुसंधान से संबंधित आंकड़े हों या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित आंकड़े हों, उनका एकत्रीकरण करके, उनका संग्रह करके उन आंकड़ों को उद्देश्यपरक बनाने के लिए, किसी गणना या किसी जानकारी के योग्य बनाने के लिए उनका व्यवस्थापन, उनका विश्लेषण, सारणीयन किया जाता है, जिससे कि उसके आधार पर कोई वर्गीकरण या कोई विवेचना की जा सके, कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, इन आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। और सांख्यिकी की यह विशेषता भी है कि सांख्यिकी विभिन्न तरह के अंकों को अर्थपूर्ण बना करके उसे विवेचना के योग्य बनाता है। और सांख्यिकी में यह भी विशेषता है कि विभिन्न तरह के तथ्यों या शब्दों को उसका आंकिक निरूपण भी कर सकता है और अंकों का शाब्दिक निरूपण भी कर सकता है, जिसके आधार पर हम भविष्य कथन कर सकते हैं, किसी समस्या के संबंध में कोई अनुमान लगा सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जहाँ तक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र की बात है, उसमें सांख्यिकी का प्रयोग बहुतायत से होता है। और सांख्यिकी अपने प्रयोगों के आधार पर कई प्रकार की होती है। 2 प्रकार की मुख्य रूप से मानी गई है अपने उपयोग के आधार पर या कार्य के आधार पर। जिससे नंबर 1 है वर्णनात्मक सांख्यिकी, वर्णनात्मक सांख्यिकी, और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी में जो प्रदत्त हैं, जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का व्यवस्थापन, वर्गीकरण, सारणीयन करके उसे अर्थपूर्ण बनाने का कार्य किया जाता है। उसे हम वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं, जिसके आधार पर कि अंकों का शाब्दिक निरूपण किया जाता है। वहीं पर निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का तात्पर्य उस आंकड़ों से है कि जिसमें कि उसका संबंध बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है। और जब किसी बड़ी जनसंख्या पर किसी विशेष कार्य को लेकर के कोई अध्ययन करना होता है
तो हम पूरी जनसंख्या पर अध्ययन न करके बल्कि क्या करते हैं, उस जनसंख्या से चुने गए प्रतिदर्श के आधार पर अध्ययन करते हैं और उन प्रतिदर्शों को हम प्रतिदर्श, न्यायादर्श या सैंपल भी कहते हैं। लेकिन उस न्यायादर्श पर, उस सैंपल पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो पूरी जनसंख्या पर भी लागू होना चाहिए और इसका अध्ययन जो करने का जो क्षेत्र है या कार्य है उसे हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं। और उसकी प्रकृति के आधार पर भी हम उसे दो भागों में बांटते हैं, एक प्राचल सांख्यिकी, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और एक अप्राचल या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसमें प्राचल मतलब होता है एक पैरामीटर जिसके आधार पर किसी चीज़ की माप की जा सकती है, किसी संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। तो प्राचलिक सांख्यिकी के अंतर्गत वे आंकड़े आते हैं जो कि उस फील्ड से या उस क्षेत्र से आते हों जहाँ की आंकड़ों का वितरण सामान्य संभावना वक्र पर आधारित हो, यानी समान रूप से वितरित हो आंकड़े। उन आंकड़ों की गणना करने का जो पैरामीटर है उसे प्राचलिक सांख्यिकी कहते हैं। दूसरा नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी जो कि वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कही जाती है, सांख्यिकी कहा जाता है। इसलिए वितरण मुक्त कहा जाता है कि उसका संबंध जो है एक बड़ी जनसंख्या से होता है और उसमें जो पैरामीटर है जिसको हमने बनाया, जिसके आधार पर हम आंकड़े ले रहे हैं, उनका संबंध कहीं से उस आंकड़े से नहीं होता है, इसलिए उसे नॉन पैरामीट्रिक कहते हैं। तो उसमें कुछ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है जिनको हम ये अनुमान लगा करके देख करके भी कर सकते हैं, यानी उसके आंकड़े का समान रूप से वितरित होना आवश्यक नहीं है। इसके अंतर्गत काई स्क्वायर टेस्ट आता है, मीडियन आता है, इस तरह के टेस्ट्स आते हैं जिनको लेकर के हम इनका अध्ययन करते हैं। ऐसे जितने भी हैं, काई स्क्वायर के अलावा कोरिलेशन भी है जो कि कोई स्पीयरमैन का कोरिलेशन है। वहीं पर जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन है गणना, वो प्राचल में लगता है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक या अप्राचल में हम स्पीयरमैन का लगाते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी के दो हमने भेद बताए, उनके उपयोगिता के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, और दो उपयोग बताए उनकी प्रकृति के आधार पर, यानी उनके आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर। आंकड़े यदि सामान्य संभावना वक्र पर आधारित हो, यानी वो समान रूप से जनसंख्या पर वितरित हों, तो वो आंकड़े प्राचल के अंतर्गत आते हैं, प्राचलिक आंकड़े कहे जाते हैं। और अगर वो समान रूप से वितरित नहीं हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अप्राचलिक सांख्यिकी कहते हैं। अब चूँकि सामान्य संभावना वक्र के संबंध में आप सभी अननोन होंगे, लेकिन मैं उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, फिर भी मैं एक सामान्य संभावना वक्र की सामान्य विशेषताएं बता देता हूँ। सामान्य संभावना वक्र इस प्रकार का वक्र है जहाँ पे कि आंकड़े समान रूप से वितरित होते हैं और समान संभावना वक्र के बिल्कुल मध्य में उसका मीन, मीडियन, मोड तीनों व्यवस्थित होता है। तो इसको यूँ समझ लें कि किसी कक्षा में यदि 100 छात्र हैं तो सभी छात्र एक तरह से नहीं होंगे, सभी के प्राप्तांक एक तरह के नहीं होंगे, नहीं सबकी बुद्धि एक तरह की होगी, न तो समझ होगी। इसलिए मुख्य रूप से हम उसको 3 भागों में अगर बांटें तो कह सकते हैं कि उच्च बौद्धिक क्षमता के छात्र, औसत बौद्धिक क्षमता के छात्र और निम्न बौद्धिक क्षमता के छात्र। तो इस तरह से जो उनका वितरण हो यदि समान हो, जैसे उच्च बौद्धिक क्षमता के 25% लोग हों, 25% निम्न बौद्धिक क्षमता के हों, और 50% जो मध्य का है वह एवरेज हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो चाहे अपर एवरेज हो। तो यह मिला करके, तो अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं तो उसे हम सामान्य संभावना वक्र कहते हैं। यह मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया हूँ। कहीं इससे उलट अगर कुछ दूसरी स्थिति बनती है तो उसे अप्राचलिक के अंतर्गत हम मानेंगे।